बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग डेटा सिस्टम जनरल्स की वर्कशॉप के बारे में बात करने लगे, रिवीजन करेंगे क्विकली। सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा। डेटा क्या है? डेटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। कितने तरह का डेटा होता है? डेटा नंबर्स में भी होता है, टेक्स्ट में भी होता है, इमेजेस में भी होता है, ऑडियो में भी होता है और वीडियो में भी होता है। हर तरह से डेटा मौजूद होता है। इंपॉर्टेंस क्या है? डेटा इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, सपोर्ट्स स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तो जब मुझे स्ट्रेटेजी बनानी हो, मैं डेटा का इस्तेमाल करूंगा। मुझे कोई डिसीजन लेना हो, मैं डेटा का इस्तेमाल करूंगा। मुझे कस्टमर का बिहेवियर समझना हो, मैं डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने टाइप का होता है? एक होता है आपके पास क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा एक ऐसा डेटा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहा होता है। नॉन न्यूमेरिकल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। क्वालिटेटिव में आपके पास दो तरह का डेटा आता है, एक नॉमिनल डेटा और एक ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा ऐसा डेटा जिसमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट ना करता हो, और ऑर्डिनल डेटा एक ऐसा डेटा जिसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि नॉमिनल डेटा की एग्जांपल कोई जेंडर, कोई ब्लड टाइप, लाइक दैट। ऑर्डिनल डेटा में रैंकिंग होती है, जैसे कि एजुकेशन लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल, स्टेटस। तो इन सब से आप ऑर्डिनल डेटा कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि न्यूमेरिकल होता है बेसिकली। इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट इज बेसिकली काउंटेबल होता है, होल नंबर्स की फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि होल नंबर नहीं बल्कि फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो आपके पास। तो हाइट, सेल्स, ये सब किस में शुमार हो सकता है? कंटिन्यूस डेटा के अंदर। लेकिन अगर सेल्स इन यूनिट्स है तो फिर वो कौन सा डेटा होगा? डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि जाहिर है एक बिकेगा या जीरो बिकेंगे। कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आपके पास डेटा स्ट्रक्चर की क्या कैटेगरीज होती हैं? आपके पास तीन तरह का डेटा होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर स्ट्रक्चर डेटा के अंदर आपके पास तीन चीजें आती हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड, और रो कॉलम के अंदर क्या होती है? सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा के सब कुछ टेबल फॉर्म में हो, तमीज से स्ट्रक्चर हुआ हुआ हो। तो हमने देखा हमारे पास तीन तरह का डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। स्ट्रक्चर डेटा ऐसा डेटा जो कि प्रॉपर्ली क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है रोज कॉलम्स के अंदर, जैसे कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कस्टमर के रिकॉर्ड्स वगैरह। इनको एनालाइज करने के लिए, इन पर काम करने के लिए आपको कौन से टूल्स की जरूरत है? एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेसेस वगैरह। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई हुई होती, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता। जैसे कि सोशल मीडिया के कोई पोस्ट वगैरह, कोई ईमेल्स, कोई वीडियोस। इनके लिए आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड टूल नहीं चाहिए, बल्कि एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा हमने देखा, अनस्ट्रक्चर डेटा हमने देखा क्या होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा एक ऐसा डेटा जो बेसिकली किस फॉर्म में होता है? कोई प्री डिफाइंड फॉर्म नहीं होती है उसकी, जैसे कि कोई ईमेल्स, कोई वीडियोस, कोई सोशल मीडिया पोस्ट। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एआई, मशीन लर्निंग की मदद लेनी पड़ती है। फिर आपके पास एक चीज होती है दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों की कुछ ना कुछ क्या होती है? कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमने देखा था जेसॉन फाइल, एक्सएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल, जो कि बजाहिर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होती है लेकिन अंदर स्ट्रक्चर हुआ हुआ होता है। इसके लिए आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस की जरूरत पड़ सकती है इनको एनालाइज करने के लिए। फिर हमने देखा कि ये डेटा आता कहाँ से? सोर्सेज ऑफ डेटा। तो आपके पास डेटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं? इंटरनल सोर्स भी है, एक्सटर्नल सोर्स भी है, प्राइमरी सोर्स भी है और सेकेंडरी सोर्स भी है। इंटरनल सोर्स इज बेसिकली
ऐसी सोर्स के आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डेटा ले रहे होते हैं, जैसे कि सेल्स के रिकॉर्ड्स, एचआर डेटा वगैरह। एक्सटर्नल सोर्स इज बेसिकली ऐसा कोई भी डेटा जो आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ले रहे हैं, मार्केट रिसर्च करवाना, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस वगैरह के थ्रू। फिर आपके पास एक चीज आती है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन सी सोर्स होती है? डेटा लिया हो इंटरनल से या एक्सटर्नल से, लेकिन किसी खास मकसद के लिए लिया हो, तो जिस मकसद के लिए लिया गया वो उसका क्या है? प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स प्री कलेक्टेड बाय अदर्स रीयूज्ड, मतलब वो लिया किसी और मकसद के लिए था और आप उसको किसी और मकसद में ले रहे हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स में शुमार होता है। जैसे कि इंडस्ट्री रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट। अब ये जो इंडस्ट्री रिपोर्ट, सेंसस डेटा, ये सारी चीजें होती हैं, क्या ये आपके लिए होती हैं? नहीं, ये तो गवर्नमेंट अपने लिए करवाती है, फिर आप इसको यूज कर रहे हैं। अब डेटा की इंपॉर्टेंस, डेटा कलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? हमने एक चीज का ख्याल रखना है डेटा कलेक्ट करते वक्त, कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करें वो क्या होना चाहिए? वो रेलिवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, और इन सबसे क्या होता है? इन सबसे होता है क्या इंश्योर? इंटेग्रिटी इंश्योर होती है डेटा की, कि वो डेटा जो है वो सही है। तो मेरे डेटा का क्या होना चाहिए? रेलेवेंट, मतलब जिस मकसद के लिए लिया गया है उस मकसद के लिए होना चाहिए। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब ये जिन भी सोर्सेज से लिया गया है रिलायबल होनी चाहिए। सोचें डेटा लिया तो बहुत सारा है लेकिन सोर्स रिलायबल नहीं है, तो क्या वो मेरे किसी काम का? नहीं। टाइमलीनेस, मुझे डेटा चाहिए 2025 का अप टू डेट, लेकिन मुझे मिल रहा है 2023 तक का, तो क्या वो मेरे किसी काम का? नहीं। फिर हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर कुछ एथिकल कंसीडरेशन। क्या एथिकल कंसीडरेशंस? सबसे पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा किसी के लिए क्या है? एसेट है, तो आप उससे डेटा चुराए ना, उसकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। प्राइवेसी सबसे अहम चीज। तो आपने किसी की ओनरशिप को क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। ट्रांसपेरेंसी, आप जिससे जो भी डेटा ले रहे हैं आपने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। आपने अगर किसी से कोई डेटा लिया तो उसको पता होना चाहिए कि आपने किस मकसद के लिए लिया। सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रीचेस, उस डेटा का सिक्योर्ड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फेयरनेस, वो डेटा क्या होना चाहिए? फेयरनेस के साथ यूज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने डेटा लिया और कहा कि यार इस तरह के लोग तो हमें चाहिए ही नहीं थे, तो आपने फेयरनेस को इंश्योर करना है। और फिर हमने चैप्टर में कुछ रेगुलेशंस देखे थे, दैट इज जीडीपीआर, सीसीपीए और पाकिस्तान पी का 2016। इसमें चैप्टर में कोई सवाल, कोई बात जो समझ में आई हो? छोटा सा आसान सा चैप्टर था, कोई ज्यादा मुश्किल बातें नहीं थी इसके अंदर। जहाँ पर प्रॉब्लम है वहां पर हम अपने वाले स्मार्ट नोट्स भी यूज कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लें। लेकिन जहाँ समझ, क्या चीज? डेकोरेशंस, रेगुलेशंस, पूरे पूरे याद करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलेशन क्यों बनाया गया है, किस मकसद के लिए बनाया गया था। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। और कोई सवाल इस चैप्टर से? किसी का भी कोई भी सवाल? क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 पर चलें? सही है। 2 को आखिर में रखेंगे क्योंकि 2 पढ़ने के बाद नींद आएगी, इसीलिए। चैप्टर नंबर 3 का पीडीएफ खोलना। आ गया सबके पास? चैप्टर नंबर 3 में आपसे क्या करवाया जा रहा है? जो डेटा आपने कलेक्ट किया है ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर, अब आपसे करवाया जा रहा है उसके ऊपर एनालिसिस। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले definitions एंड importance, ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन इनटू इनसाइट, टर्न्स फैक्ट्स इनटू स्मार्टर एक्शंस। तो वहां पर हमने सिर्फ डेटा लिया था,
उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। आपको उनसे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने मकसद पूरे करने पड़ेंगे। फिर हमने इस चैप्टर में देखे थे डेटा एनालिटिक्स की साइकिल। डेटा एनालिटिक्स की साइकिल क्या थी? डेटा एनालिटिक्स की साइकिल, सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं हम लोग? कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद डेटा की मॉडलिंग करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और फिर मॉनिटरिंग करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं सबको। डेटा कलेक्शन के अंदर हम लोग डेटा को जमा करते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, कुछ रेलेवेंट होता है, कुछ इररेलेवेंट होता है, एक्यूरेट होता है, कंप्लीट होता है, कुछ इनकम्प्लीट होता है। हम वो डेटा सिर्फ जमा कर रहे हैं अभी। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? डेटा की क्लीनिंग। तो कहीं पर अगर इनकम्प्लीट डेटा है तो उसको सही करते हैं, अगर इररेलेवेंट डेटा है उसको हटा देते हैं। तो ये दूसरे स्टेप का काम है। रिमूव्स इनकंसिस्टेंसीज एंड एरर्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स। ये सारे काम हम दूसरे स्टेप में कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एक डेटा तैयार हो चुका है, अब हम इससे मतलब निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सप्लोरेशन। समरी स्टैटिस्टिक्स एंड विजुअलाइजेशन की फॉर्म में बना सकते हैं आप, रिलेशनशिप्स और आउटलायर्स बना सकते हैं कि भाई इस डेटा का मतलब क्या है, इस डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो रही है। दैट इज डेटा एक्सप्लोर करना, डेटा क्या रहा है हमसे। अगली चीज हम देखेंगे डेटा की मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के अंदर हम लोग इससे प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बिल्ड्स मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स, कि मैं पास डेटा के ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स बनाऊं जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? हमने देखा रिग्रेशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ताकि फ्यूचर को क्या कर सकें? प्रिडिक्ट कर सकें। इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन, ये सारे काम करने के बाद हम इंटरप्रेट कर पाएंगे अपनी सारी कहानी को, कि हमने पास्ट में क्या होते हुए देखा, फ्यूचर में क्या होगा, और हम इसके लिए क्या करना चाहते हैं, हमारा ये सब करने का मकसद क्या था। तो ये वो पॉइंट है जहां पर हम कोई बात कंक्लूड कर सकते हैं। छठा पॉइंट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो यहाँ पर आकर आप क्या करते हैं? इनसाइट्स को एक्शंस में तब्दील करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जो आपने अभी एक थोड़ी देर पहले तक रिजल्ट्स निकाले कि मेरे बात का मतलब ये है, पास्ट में ये हुआ, आगे ये होगा। अब मैं इन सारी बातों का क्या कर रहा हूँ? इस पर डिसीजन ले रहा हूँ। सातवीं चीज मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं उसको टाइम टू टाइम क्या कर रहा हूँ? मॉनिटर करता रहूंगा, और इस तरीके से एक कहानी चलती रहेगी। तो ये थी एक डेटा एनालिटिक्स की पूरी साइकिल। अब जब एनालिसिस की बात आई तो एनालिसिस कितनी तरह की होती है, क्या स्टेजेस एनालिसिस के? आपके पास एक होती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? क्या हुआ, गुड। डायग्नोस्टिक, क्यों हुआ। और प्रिडिक्टिव, क्या? प्रिस्क्रिप्टिव, गुड। तो ये बात हमें क्लियर है। नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। व्हाट हैपेंड, पास्ट में क्या हो चुका है। समराइज हिस्टोरिकल डेटा, टेक्निक्स, एग्रीगेशन, विजुअलाइजेशन, समराइजेशन। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं पास्ट के ऊपर फॉर्मूलाज लगा रहा हूं, मैं विजुअल्स बना रहा हूं, मैं मीडियाज मोड्स लगाकर ये देखना चाह रहा हूं कि पास्ट में क्या होता आ रहा है। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, इस पॉइंट पर आकर मैं देखता हूँ कि पास्ट में जो हुआ था वो हुआ क्यों था। एक्सप्लोर्स कॉजेज ऑफ ट्रेंड्स एनोमलीज, टेक्निक्स क्या है इसकी? ड्रिल डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, कोरिलेशन एनालिसिस कर रहा हूँ, एनोमली डिटेक्शन कर रहा हूँ। कोरिलेशन एनालिसिस, सर ये चीज हुई थी तो ये हुआ, ऐसा हुआ था तो ये हुआ, कोविड आया तो मास्क की सेल ऊपर चढ़ी गई। सर गोल्ड की प्राइस ऊपर गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ? सिल्वर की प्राइस ऊपर चली गई, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? गोल्ड की प्राइस ऊपर गई तो सिल्वर की प्राइस, क्या कोरिलेशन है? लोग गोल्ड से सिल्वर की तरफ, सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव करने लग जाएंगे उसके। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ? मैं इससे क्या कर रहा हूँ? तो व्हाट विल हैपन, आगे क्या होने वाला है। आप फोरकास्ट कर रहे होंगे फ्यूचर के आउटकम्स के, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकाल रहे होंगे। ऑब्वियसली इसके लिए आपको टाइम सीरीज फोरकास्टिंग यूज करनी पड़ेगी, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, और अगर बहुत ही खतरनाक नौयत का डेटा है तो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी अब हम कर सकते हैं, क्योंकि हम एआई में पढ़ चुके हैं।
प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होगा, यहां पर आकर मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होने वाला है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या होने वाला है वो तो पता चल गया, अब इसके लिए मुझे क्या करना है। recommends optimal actions, टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिथम, सिमुलेशन, मॉडलिंग, डिसीजन ट्रीज, कि मैं अगर ऐसा होगा तो ये कर लेना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये कर लेना चाहिए। दैट इज बेसिकली डिसीजन ट्रीज। तो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ कब, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर, कि अब मुझे इस चीज के लिए कैसे तैयार होना है। इम्प्लीकेशंस एंड चैलेंजेस, क्या इम्प्लीकेशंस क्या चैलेंजेस मेरे पास इसमें फेस हो रहे होंगे। कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे। पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस मतलब बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके पास। बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं किस बेस पर, पास्ट को देखते हुए। तो जैसा माजी में हुआ है मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वैसा ही होता रहेगा अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहे। मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेरा रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं मेरे पास, चैलेंजेस ये आ सकते हैं कि डेटा की क्वालिटी, मेरे डेटा की क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, डेटा की क्वालिटी कहाँ से पता चलती है, पहले करके आ चुका हूं मैं तुम्हें कि डेटा मेरा अच्छा होना चाहिए। यहां पर मेरे लिए क्या बात कर रहा है वो, यहां पर मेरे लिए वो बात कर रहा है कि अगर वो डेटा सही नहीं हुआ जो मैंने चैप्टर 1 में आपसे कहा, तो उसकी बेसिस पर जो एनालिसिस होगी क्या वो सही होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि उस डेटा का रिलायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल गैप, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं एनालिसिस कर लूंगा, मैं इतने बड़े बड़े एल्गोरिथम्स बना लूंगा, लेकिन आप उस लेवल की स्किल कहाँ से लाएंगे, तो एक स्किल गैप क्रिएट हो जाएगा। एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, इन सब कामों के लिए आपको डेटा बहुत सारा चाहिए। जैसे हमने ये बोला कि फेसबुक आपकी हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा है, तो मुझे एक बात बताएं, उसने आपका डेटा, कोई डेटा अगर आपकी इजाजत के बगैर लिया हो, तो उसके लिए प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, उसके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है। डेटा सपोर्ट्स डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट, क्वालिटी इन इक्वल्स क्वालिटी आउट। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि डेटा आप जितना भी यूज कर लें, लेकिन आपकी जजमेंट गलत नहीं हो सकती। अब मिसाल लेते हैं कि 2020 से पहले सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, 2020 में कोविड आया। अब ये बात आप एआई को कैसे समझाएंगे, ये बात आप एल्गोरिथम्स को कैसे समझाएंगे, आप तो नहीं समझा सकते। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, इस सिचुएशन में आपको ह्यूमन जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चैप्टर 3 में कोई सवाल, जहां पर प्रॉब्लम है वो बताएं, हम उस चीज को स्मार्ट नोट से एक बार पढ़ेंगे, या पढ़ लें एक बार स्मार्ट नोट से, समझ में आ गया, बताएं। जी, अभी पर क्लियर है, मिस, क्लियर है, कोई सवाल। स्मार्ट नोट है चैप्टर 3 के आप लोगों के पास, बोले। हो गया सबके पास। सबसे पहले वही वाली बात कि डेटा एनालिटिक्स साइकिल में आपके पास 7 स्टेप्स हैं। कौन कौन से, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन, डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इन 7 स्टेप से गुजर कर आपके पास क्या होता है, एक डेटा सही तरह से अवेलेबल हो जाता है। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा को जमा करना, फिर उसको क्लीन करना,
उसमें से मीनिंगफुल बातें निकालना, उसमें से डेटा को समराइज करना। मॉडलिंग के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, उस डेटा के मतलब को समझ रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट्स, देन आप एक रिजल्ट ड्राइव करते हैं कि भाई इस डेटा का रिजल्ट क्या है, इसमें क्या बात छुपी हुई है। उस हिसाब से फिर आप अपने एक्शंस डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और फिर उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं। डेटा एनालिटिक्स की स्टेजेस के अंदर आपने देखा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एनालिटिक्स यहाँ पर मौजूद है। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किस किस तरीके से आप डेटा एग्रीगेशन कर रहे होते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपका मकसद क्या होता है, पास्ट में क्या हो चुका है। तो नीचे आपको एक नोट के अंदर बात नजर आएगी, द फाइंडिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 5% बट 25% स्पाइक इन रॉ मटेरियल कॉस्ट कंप्लीटली ऑफसेट द गेन्स कॉजिंग द कैश फ्लो ड्रॉप। तो ये आपको पता चला किससे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के थ्रू। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या होती है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आप मसले को डायग्नोस कर रहे हैं, कैसा हुआ क्यों। तो इस पॉइंट पर आप ड्रिल डाउन कर रहे होते हैं, जो पीछे आपने डेटा निकाला उसको ड्रिल डाउन करके उसके वजह निकाल रहे होते हैं, कॉज ढूंढ रहे होते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि पता चले किसकी वजह से ये काम हुआ। और एनोमली डिटेक्शन, क्या ऐसी एनोमली एक वन ऑफ इवेंट हुआ। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर आप लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है। इसके लिए हमने देखा टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस बेसिकली पास्ट ट्रेंड को देखते हुए आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं कि किस वेरिएबल के ऊपर कौन सी चीज डिपेंड कर रही है और क्या होने वाला है आगे जाकर। क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग समझते हैं ना, कि ये होगा तो यहाँ पर चला जाएगा सारा डेटा, क्लस्टर्स बनते चले जाते हैं। द फोरकास्टेड कैश फ्लो क्राइसिस अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सीएफओ का सवाल था, विल वी हैव अ कैश फ्लो शॉर्टफॉल इन नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये सवाल किस नेचर का है, प्रेडिक्टिव नेचर का, मुझे फ्यूचर का बताओ क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है। और टाइम सीरीज मॉडल एनालाइज्ड 3 years ऑफ कैश फ्लो डेटा, उसने पिछले 3 सालों के कैश फ्लो को क्या किया, एनालाइज किया। सो एनालाइज करना इज बेसिकली कौन सा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फिर उसके बाद वजह तलाश करना, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। और अब वो बताएगा द फोरकास्ट रिवील्ड 15% शॉर्टफॉल लाइकली नेक्स्ट क्वार्टर, रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल सप्लायर इम्पैक्ट्स व्हाइल क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाइड कस्टमर्स एट हाई रिस्क ऑफ लेट पेमेंट। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में मुझे एक बात पता चली कि मेरे पास पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको देखते हुए फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम ये देखते हैं कि आप इसके लिए हमें कैसे तैयार होना है। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीजें यूज करेंगे, ये अहम बातें आपको पता होनी चाहिए। आप एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि बेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। सिमुलेशन, आप अपने आप को तरह तरह से तैयार कर रहे होंगे, इसे क्या कहा जाता है, सिमुलेशन। मैं हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हो जाऊंगा। डिसीजन ट्रीज, अगर ऐसा हुआ तो ये करना है, अगर ऐसा हुआ तो ये करना है, आप डिफरेंट अपने लिए डिसीजन ट्रीज तैयार कर लेंगे। सही है। चैप्टर नंबर 4 आसान आसान चल रहा है सर, डेटा सिस्टम इतना आसान था, आसान है या लग रहा है जी, लग रहा है तो आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो समझ कैसे आ रहा है, ये सवाल है। सही है, चैप्टर 4 आ गया सबके पास। चैप्टर 4 किस चीज से डील करता है, बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है, हर छोटा बड़ा डेटा। तो बिग डेटा में आपके पास 5 V's थे, बता सकते हैं 5 V's क्या थे। वॉल्यूम का मकसद, वॉल्यूम क्या था आपके पास, बहुत सारी मिकदार में डेटा मौजूद है। वेलोसिटी इज बेसिकली डेटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। वेराइटी,
डेटा आपके पास मुख्तलिफ वेराइटी मुख्तलिफ सोर्सेज से अवेलेबल था। वेरासिटी, सर इस डेटा का क्या होना जरूरी है? सही होना, इंटेग्रिटी होना इस डेटा की जरूरी है, डेटा का रिलायबल होना जरूरी है। और वैल्यू, जब ये सारे काम होंगे तो फिर इस डेटा से वैल्यू निकल पाएगी, तो डेटा का वैल्यूएबल होना भी जरूरी है। डेटा तो बहुत सारा है लेकिन वैल्यूएबल नहीं है, तो क्या वो मेरे किसी काम का है? नहीं। वॉल्यूम की एग्जांपल क्या दी इसने? नेटफ्लिक्स प्रोसेस ओवर 1 पेटाबाइट ऑफ डेटा डेली फ्रॉम यूजर स्ट्रीम्स, तो कितनी ज्यादा मिकदार में डेटा मौजूद है, मतलब इतना डेटा है कि इसको अगर आप पेजेस पे लिखने बैठे तो 5 बिलियन पेजेस निकल जाएंगे लेकिन डेटा खत्म नहीं होगा। Velocity. A self-driving car makes life or death decisions by processing sensor data in milliseconds. मतलब मुझे milliseconds के अंदर डिसीजन लेना है कि आगे जाकर ब्रेक लगाना है, स्पीड तेज करनी है, लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। जरा सी गलती की वजह से क्या होगा? जान चली जाएगी। तो वेलोसिटी। वैरायटी, डेटा मुख्तलिफ वैरायटी के अंदर मौजूद है। हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड combines structured lab results, unstructured doctor's notes and MRI images। तो आपके पास डेटा क्या कर, कहाँ पर? सामने वाली में चल रही है। वैरायटी में क्या क्या बातें आई हमारे पास? वैरायटी में हमारे पास आया एक हॉस्पिटल जिसके पास डेटा मौजूद है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, उसके पास नोट्स भी हैं, उसके पास डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन भी है, उसके पास एमआरआई इमेजेस वगैरह भी हैं। ये सब क्या है? वैरायटी के फॉर्म में आपके पास डेटा मौजूद है। फिर मेरे पास अगली चीज है क्या? वेरासिटी। वेरासिटी क्या है? वेरासिटी इज बेसिकली कि डेटा का ट्रस्ट वर्दी होना, डेटा का सही होना। डेटा का रिलायबल होना, डेटा का ट्रस्ट वर्दी होना मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। एंड देन वैल्यू, कि उस डेटा में से वैल्यू भी निकलनी चाहिए, उस डेटा में से वैल्यू भी निकलनी चाहिए। इनके हम एग्जांपल्स देख रहे थे। वेरासिटी पे, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया कैन स्क्यू एनालिसिस। अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर हम काम कर रहे हैं और पता चले कि, क्योंकि सोशल मीडिया इज एग्जांपल ऑफ बिग डेटा, और उसमें पता चले कि आपके पास जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? गलत पोस्ट हुई हुई है। अगर वो इंफॉर्मेशन गलत पोस्ट हुई हुई होगी तो क्या आपकी एनालिसिस ठीक होगी? बिल्कुल भी नहीं, आपकी सारी एनालिसिस खराब हो जाएगी। Value. Amazon's recommendation engine increases sales by 35% by suggesting products you are likely to buy based on your browsing patterns। तो at the end, Amazon का जो ऑपरेटिंग इंजन है, जो कि ये सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, उसने इन सारे डेटा को यूज करते हुए क्या किया? वैल्यू जनरेट किया। तो मेरे किसी काम में आया डेटा, अदरवाइज ये मेरे किसी काम का रहता ही नहीं। The goal is not just to collect data, but to build robust systems that handle 5 V's to extract value while managing the risk of poor quality, delays, and overload. Mastering these dimensions is your foundation for becoming an effective data professional। तो एक डेटा प्रोफेशनल का मकसद सिर्फ इस डेटा को रखना नहीं होता, 5 V's क्या है समझना नहीं होता, बल्कि उसका काम क्या होता है कि इन 5 V's को इंश्योर करना, एक ऐसा सिस्टम बनाए। अब ये बिग डेटा आता कहाँ से? ये बिग डेटा आता कहाँ से? सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। नंबर वन इज बेसिकली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपके पास इज द फर्स्ट सोर्स फॉर बिग डेटा। यहाँ से आपको क्या मिल सकता है? यहाँ से आपको पोस्ट मिल सकती है, एड्स मिल सकते हैं, ताकि पता चल सके कि डेटा है क्या। आईओटी डिवाइसेस, आप डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस के थ्रू ये बिग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी मशीन के आवर्स कैलकुलेट करने हैं कि भाई ये कितने घंटे चलने के बाद खराब होती है, तो ये डेटा आपको कैसे मिलेगा? उस मशीन के ऊपर आईओटी डिवाइस के थ्रू।
ट्रांजैक्शनल डेटा, किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से आप लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक का लेजर है, आपने उसमें से ट्रांजैक्शंस निकाल ली ताकि आप ये देखें कि मेरे पास क्या डेटा निकल के आ रहा है। तो बिग डेटा के एक सोर्स क्या होती है? ट्रांजैक्शनल डेटा। मशीन जनरेटेड डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा इज बेसिकली कि आपके पास एयरलाइन है, एयरलाइन के ऊपर क्या हो रहा है? खराबी आने वाली, कैसे पता चलेगा? एयरप्लेन में खराबी आने वाली कैसे पता चलेगा? उसकी मशीन ये डेटा दे रही है कि मेरे अंदर खराबी आने वाली है। तो आपके पास ये चार बड़े सोर्स हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। कौन सा डेटा? बिग डेटा। ये तो होगा सोर्सेस। इसके बाद आपके पास मेथड्स क्या है डेटा कलेक्ट करने के? स्ट्रेटेजिक मेथड्स। नंबर वन इज बेसिकली वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग इज क्या? कि आप एक क्रॉलर लेते हैं और वो क्रॉलर डिफरेंट वेबसाइट्स पे छोड़ देते हैं, वो जाकर हर जगह से डेटा जमा करके ले आता है, वो सोशल मीडिया से जमा करके ले आता है। तो इट इज बेसिकली एन एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम आप बाहर छोड़ देते हैं और वो जाकर सारा डेटा जमा करके ले आता है। दिस इज बेसिकली नोन एज वेब स्क्रैपिंग। Competitive and market intelligence, Airbnb scraps competitor sites for dynamic pricing models. Airbnb एक वेबसाइट है जो क्या करती है? पूरी दुनिया के सिमिलर competitors के पास जाती है और जाकर उनसे डेटा मांगती है। अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो क्या करती है? वो इन सब competitors की वेबसाइट्स के ऊपर एक क्रॉलर छोड़ देती है, वो जाता है हर जगह से प्राइस उठाकर ले आता है और आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है। सेंसर्स एंड आईओटी। आप बोलेंगे सर ये इलीगल नहीं है किसी की डेटा लेना? बताएं, इलीगल है या नहीं है? इलीगल क्यों है सर? पब्लिकली अवेलेबल है, वेबसाइट पर है डेटा, तो फिर इलीगल कैसे हुआ? सेंसर्स एंड आईओटी। सेंसर्स एंड आईओटी आपके पास एक तरीका है। आप इससे क्या कर रहे होंगे? आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास जो सेंसर्स लगे हुए हैं किसी गाड़ी में, किसी मोबाइल फोन में, उनसे जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं वो क्या है, उससे क्या फायदा हो रहा है? लॉग फाइल्स। आपके पास आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट फाइल्स बनी हुई होंगी जो कि ये डिटेक्ट कर रही होंगी कि आपने कब कहाँ पर क्या लॉगिन किया। तो ये आपके पास एक मेथड है, किस मकसद के लिए? डेटा को देखने के लिए। सर्वेज एंड यूजर इनपुट, और एक आपके पास तरीका है कि आप खुद जाकर सबसे अलग अलग इंडिविजुअली पूछ लें, तो दैट इज बेसिकली सर्वेज एंड यूजर इनपुट। आपकी मर्जी है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं डेटा के ऊपर काम करने के लिए। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? बिग डेटा की एप्लीकेशन, इसकी हर जगह पर एप्लीकेशन है। आप इसको हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, आप इसको रिटेल में यूज कर सकते हैं, इसको फाइनेंस में और इसको मैन्युफैक्चरिंग में। हेल्थ केयर में कैसे यूज कर सकते हैं आप? हेल्थ केयर में इसको यूज कर सकते हैं आप ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सी बीमारी है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली डायग्नोज हो रही है। जाहिर है बिग डेटा ये चीज ऑब्जर्व कर रहा होगा कि एक बीमारी के पेशेंट बार बार आ रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। रिटेल, रिटेल के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिटेल में आपको, लेट्स से अमेजोन की बात करें तो अमेजोन ये बता रहा होगा कि लोग कौन सी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हैं? अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस में आपको हेल्प मिलेगी कि सर कहाँ पर लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, किस जगह पर लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो जहां पर लोग ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे होंगे क्या आप वहां पर लोन देंगे? नहीं, आप लोन नहीं देंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन मसला क्या आ रहा है? उसकी मशीनरी सही काम नहीं कर रही। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको बिग डेटा हेल्प देता है, क्या डिटेक्ट करने के लिए, क्या ऑब्जर्व करने के लिए कि किस मशीन को कब रिपेयरिंग की जरूरत है। अब कॉमन चैलेंजेस आते हैं बिग डेटा के अंदर भी। क्या चैलेंजेस आते हैं बिग डेटा में? सबसे बड़ा मसला होता है आपके पास डेटा की क्वालिटी का। सबसे बड़ा मसला होता है आपके पास डेटा की क्वालिटी का, जो हम शुरू से देखते हुए आए हैं। अगर डेटा ही सही नहीं है तो क्या आपके किसी काम का है? सॉफ्टवेयर जैसे कि ओपन रिफाइन ऑटोमेटिकली फाइंड्स एंड फिक्सेस एरर, डुप्लीकेट्स एंड टाइपोस। तो कुछ सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो कि आपका ऑटोमेटिकली डेटा को सही कर देते हैं, सुधार देते हैं। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग आपके पास एक बहुत बड़ा मसला आता है, चैलेंज आता है। क्यों सर? क्योंकि मसला ये है कि इतना सारा डेटा है, इतनी ज्यादा वॉल्यूम में अवेलेबल है, एक बहुत बड़ा मसला।
तो इस वॉल्यूम को संभालना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम देख चुके हैं आपके पास ऑन प्रेमिसेस भी है और आउटसाइड द प्रेमिसेस भी है, क्लाउड स्टोरेजेस भी है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। आपने बहुत ज्यादा मिकदार में लोगों की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स तो रखनी है अपने पास, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी ने वो चीज हैक कर ली तो पेनल्टी किसके ऊपर पड़ेगी? आपके ऊपर पड़ेगी। तो इसको सिक्योर करना एक बहुत बड़ा मेरे लिए मसला हो जाता है। डेटा की इंटीग्रेशन, डेटा का सही होना, इंटीग्रेट होना। ये इंटीग्रेशन कौन से वाले से बात कर रहा है कि डिफरेंट सिस्टम्स के साथ आप जोड़ रहे होते हैं, इस डेटा को यूज कर रहे होते हैं, तो शायद आपका डेटा दूसरे सिस्टम के साथ कंपैटिबल ना हो, उसके साथ काम ना करे। फिर आपको बताई गई थी इस चैप्टर में क्या, इसके अंदर 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी? नंबर 1 इज एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई एंड मशीन लर्निंग ये बेसिकली ऑटोमेशन के ऊपर बेस करती हैं। आपके पास एक चीज थी एज कंप्यूटिंग, हम पढ़ चुके हैं एज कंप्यूटिंग क्या था। एग्जैक्टली exactly. डेटा की प्रोसेसिंग को वहीं पर पहुंचा देना ताकि वहीं के वहीं डेटा जमा हो और वो प्रोसेस होने लग जाए। डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब आपने डेटा को क्या कर देना है, ऐसा बना देना है कि किसी की हेल्प की जरूरत ही ना पड़े। डेटा टूल्स फॉर नॉन एक्सपर्ट, ऐसा बंदा जो कि आईटी का एक्सपर्ट नहीं है फिर भी वो अपना काम कर सके, उसको उसके मतलब का डैशबोर्ड दे दीजिएगा। रियल टाइम एनालिटिक्स, आपके पास जितना भी डेटा है इसमें रियल टाइम एनालिसिस परफॉर्म हो रही होती है। योर बैंक ब्लॉकिंग अ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन एट द सेकंड इट हैपेंस। तो अगर आपको पता हो कि जहां पर बैंक डिटेक्ट करता है कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, वो वहीं के वहीं आपके ट्रांजैक्शन को रोक देता है, आपके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देता है। एथिकल डेटा टू यूज, तो एथिकल डेटा को एथिकली यूज करना भी आपकी बहुत जरूरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो कि आप डेटा को अनएथिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। Using data fairly and responsibly. A bank ensuring its loan approval AI is not biased against any group of people. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो बिग डेटा आपने अपनी एप्लीकेशन को दिया है वो डेटा को यूज करा लेकिन अनएथिकल तरीके से, किसी को लोन दे रहा है किसी को लोन नहीं दे रहा, किसी का काम कर रहा है किसी का काम नहीं कर रहा, तो आपकी एप्लीकेशन बायस नहीं होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में कोई बात जो समझ ना आए पूछा। कोई सवाल? ये इस चैप्टर का एक वन पेजर है जिसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने 5 V's पढ़े, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, हमने सोर्सेज पढ़े बिग डेटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ये डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं और इमर्जिंग ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजीज एक आपके पास हेडूप होता है, एपैक स्पार्क होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, ये सब हम थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं इनके बारे में कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस मकसद के लिए यूज हो रही होती है। चैप्टर 4 में इतनी ही बातें, आसान आसान चल रहा है। चैप्टर नंबर 5, अब शायद थोड़ी मुश्किल आता है चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 का काम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा काम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंश्योर करना। अभी तक जो हम डेटा की बात कर रहे थे, इस डेटा को जो सिस्टम मैनेज कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, हम देखेंगे। हमने की कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, डेटाबेस इंजन होता है, क्यूरी प्रोसेसर होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ट्रांजैक्शन की रिलायबिलिटी,
एसिड मॉडल के थ्रू। एसिड की फुल फॉर्म क्या थी? कंसिस्टेंसी, बिल्कुल, ड्यूरेबिलिटी। फिर उसके बाद हमने देखा डेटा की इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कितने तरह की थी? कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या थी? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या थी? मैं डेटा के कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर कोई चेंजिंग कर दूं। मैं डेटा के कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर कोई चेंजिंग कर दूं। मिसाल के तौर पे डेटा में 5 कॉलम आ रहे, मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया। तो क्या कॉलम ऐड करने की वजह से जो मेरी एप्लीकेशन थी वो खराब हो जाएगी? नहीं। तो ये होती है लॉजिकल इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा को मैं इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता हूँ, अपग्रेड कर सकता हूँ, और मेरे मेन एप्लीकेशन खराब नहीं होगी। व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज बेसिकली कि आप बेसिक क्या कर रहे होंगे, अपने फिजिकल स्टोरेज को बदल रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे। क्या इसकी वजह से एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? देन डीबीएमएस आर्किटेक्चर। इसमें आपके पास 3 लेवल स्कीमा था। नंबर 1 इज एक्सटर्नल लेवल व्यू। एक्सटर्नल लेवल पर क्या होता है? वो जो यूजर को नजर आ रहा है। और एक होता है इंटरनल लेवल जो कि फिजिकल लेवल पर होता है। तो एक्सटर्नल लेवल यूजर को नजर आ रहा है और इंटरनल लेवल व्यू फिजिकल लेवल का, जो बेसिकली आपका सिस्टम मैनेज करने वाला बंदा देख रहा है। इनके बीच में होता है एक अदद कॉन्सेप्चुअल लेवल। देन डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। आपके पास रिलेशनल डीबीएमएस होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल्स होते हैं। देन हम इसके अंदर देख रहे थे एंटिटीज, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। हमने एक ईआर मॉडल पढ़ा था। इसमें अगर आपको याद हो कि आपके पास एंटिटीज होती थी, आपके पास उनके एट्रीब्यूट्स होते थे, देन हम उनके दरमियान रिलेशनशिप्स बना रहे होते थे कि वन टू वन का रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का है, या मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। इस चैप्टर को देखते हैं। तो पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं कवर करने के लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटाबेस का इंजन होता है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके डेटा को पढ़ रहा होता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। क्यूरी प्रोसेसर, आप उसे कोई क्यूरी देते हैं तो फिर वो आपको उसका जवाब लाकर देता है। ट्रांजैक्शन मैनेजर, आप उसे कोई हुक्म देते हैं कि ये कर लो, तो फिर वो काम कर लेता है। स्टोरेज मैनेजर, इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोरेज भी हो रही होती है। और आखिर में सिक्योरिटी मैनेजर, मुझे अपने सारे डेटा को सिक्योर्ड भी रखना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये 5 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1, डेटाबेस इंजन होना जरूरी है, एक क्यूरी प्रोसेसर होना जरूरी है, ट्रांजैक्शन मैनेजर होना जरूरी है, स्टोरेज मैनेजर होना जरूरी है, और सिक्योरिटी मैनेजर का होना भी जरूरी है। फिर हमने देखा डेटाबेस कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या था? एटॉमिसिटी क्या कहता था? एटॉमिसिटी कहता था कि या तो ऑल या फिर नथिंग, या तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन करो या फिर कुछ भी ना करो। इसके बाद कंसिस्टेंसी, सारे के सारे बिजनेस रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शन करनी है और कंसिस्टेंटली करनी है। जैसे कि हमने कहा कि किसी का अकाउंट बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो फिर किसी का भी अकाउंट बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन, आइसोलेशन ये कहता है कि आप जब भी एक साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शन देंगे तो वो हर ट्रांजैक्शन को आइसोलेटेड रहते हुए देखेगा, वो दो तीन ट्रांजैक्शंस को मिक्स नहीं करेगा। ड्यूरेबिलिटी, जब एक बार ट्रांजैक्शन हो जाए तो इट इज परमानेंट, अब आप उसे खत्म नहीं कर सकते। फिर कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। यहाँ पर डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड टेबल्स की फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स में फैला हुआ नहीं होता ये। यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हुआ होता है। मल्टी यूजर एक्सेस, एक वक्त में बहुत सारे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं एक मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन। एक बैंक की एप्लीकेशन मोबाइल पर जब आप लोग यूज कर रहे हैं तो क्या कोई और यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल यूज कर सकता है।
कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी, इन्फोर्सेस रूल ऑटोमेटिकली। आपके पास जितना भी डेटा है वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट और इंटेग्रिटी। ये चीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। सिक्योरिटी, डेटा का सिक्योर्ड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो हम रिस्क के चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे ताकि क्या हो, ताकि आपके पास डेटा क्या रहे, सिक्योर्ड रहे। क्यूरी लैंग्वेज, मैं मुख्तलिफ क्यूरी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। अगर डेटा मेरे पास स्ट्रक्चर्ड है तो स्ट्रक्चर्ड में कौन सा वाला है, हर तरह के लिए मुख्तलिफ क्यूरी लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूँ। डेटा की इंडिपेंडेंस, चेंज डेटा स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग एप्स। तो डेटा की इंडिपेंडेंस कितने तरह की है, दो तरह की, लॉजिकल भी और फिजिकल भी। तो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं डेटा इंडिपेंडेंस पे। ये आपके पास कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमने देखा कि डेटा बेस में हम चेंजिंग कर रहे होते हैं, 4 कॉलम है तो हमने 5 कर दिए। तो डेटा बेस में अगर कोई चेंजिंग कर रहा है, क्या इसकी वजह से हमारे पास डेटा खराब होगा, नहीं होगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, आप उसकी स्टोरेज को तब्दील कर रहे हैं, पहले कहीं और रखा था, आप उसे कहीं और लेकर जा रहे हैं। क्या इसकी वजह से मेरे डेटा की एप्लीकेशन पर कोई प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल भी नहीं। दैट इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। देन मेरे पास डीबीएमएस का आर्किटेक्चर व्यू है। इसके अंदर आपके पास एक तो होता है एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल के ऊपर आप ये देख रहे होते हैं कि आपके यूजर को क्या नजर आ रहा है, यूजर क्या चीज देख रहा है, स्टूडेंट व्यू, प्रोफेसर व्यू, बिल्डिंग व्यू। तो ये व्यू तो यूजर के लिए है। कॉन्सेप्चुअल लेवल वो जगह है जहां पर पूरा लॉजिकल डिजाइन हो रहा होता है कि कौन सा डेटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे ये आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। जब यूजर ये मांगे तो उसको ये प्रोवाइड करना है, जब कोई ये चीज डिमांड करे तो उसे ये चीज प्रोवाइड करनी है। ये सारे डिसीजंस कहाँ हो रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर एग्जांपल्स जैसे कि कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये सब बैक एंड के ऊपर कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर क्या हुए हुए होंगे। जो नॉर्मलाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं चैप्टर 6 के अंदर, तो वो नॉर्मलाइजेशन कौन से लेवल पर हुई हुई होती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर, जो आपस में इन सबके दरमियान लिंक्स बने हुए होते हैं। कि कस्टमर क्या कर रहा होगा, ऑर्डर प्रोसेस कर रहा होगा। ऑर्डर्स बेसिकली किसी ना किसी प्रोडक्ट से बिलोंग करेंगे, प्रोडक्ट कोई ना कोई कैटेगरी में बिलोंग कर रही होगी। तो ये जितनी भी नॉर्मलाइजेशन हुई भी होती है, कौन से लेवल पर हुई भी होती है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हुई भी होती है। फिर आपके पास एक चीज आती है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल वो जगह है जहां पर आपने सारा काम रखा हुआ है करने के लिए। दिस इज बेसिकली आपकी स्टोरेज भी होगी यहाँ पर, आपकी इंडेक्सिंग भी, जो मेटा डेटा वाला काम था, कौन सा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ये सारा काम कहाँ हो रहा होगा, इंटरनल लेवल के ऊपर। फिर मैंने देखे थे रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एक अदद प्राइमरी की होती है और एक अदद आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी की। प्राइमरी की होती है और सेकेंडरी की होती है। तो प्राइमरी की क्या है, जहां पर मेन डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से वो की जिसकी मदद से आप दूसरी जगह से डेटा ला रहे होंगे। अब जैसे कस्टमर टेबल के अंदर नाम और ईमेल वगैरह, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी की। ये तो टेबल है, इसके अंदर जो कस्टमर आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की इज बेसिकली अगर आप इससे रिलेटेड कोई ऑर्डर देखना चाह रहे हैं कि इस कस्टमर का क्या ऑर्डर है, तो आप इसके थ्रू आगे जाएंगे और आप जाकर देख लेंगे कि मेरे पास किस कस्टमर का क्या ऑर्डर आ रहा है। तो एक प्राइमरी की होगी और एक फॉरेन की होगी। यूनिक आईडी फॉर ईच रो, फॉरेन की कनेक्शन टू अनदर टेबल, ये वो जगह है जिससे आप क्या कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे। टेबल्स ऑर्गेनाइज्ड कंटेनर्स फॉर डेटा रिलेशनशिप्स, लॉजिकल लिंक्स बिटवीन टेबल्स। तो ये आपके पास एक क्या है, रिलेशनल मॉडल होता है। देन आपके पास एक चीज होती है विच इज हायरार्कियल मॉडल। हायरार्कियल मॉडल के अंदर आपके पास डेटा होता है डिसीजन ट्रीज की फॉर्म में। आपके पास एक ट्री बनी हुई होती है कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही हैं, टेलीविजन भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। टेलीविजन मेरे पास 3 तरह के, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास इतने तरह के हैं।
तो हायरार्की बनती चली जाती है इसके अंदर। यहाँ पर एक अहम बात, यहाँ पर कौन सी रिलेशनशिप चलती है? वन टू मैनी, नॉट मैनी टू मैनी। एक के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे का कोई एक रिश्ता नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो दो कैटेगरीज आ सकती हैं, लेकिन हर कैटेगरी एक ही चीज से बिलोंग कर रही होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। नेटवर्क मॉडल क्या होता है? नेटवर्क मॉडल की खास बात ये, ना वन टू वन ना वन टू मैनी, बल्कि ये मैनी टू मैनी मॉडल के ऊपर भी काम कर रहा होगा। एक प्रोजेक्ट के अंदर दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर एक प्रोजेक्ट दो डिपार्टमेंट्स के अंदर आ रहा है, एक डिपार्टमेंट दो प्रोजेक्ट्स वालों को रिपोर्ट कर रहा है। ये काम यहाँ पर हो सकता है, दैट इज बेसिकली नेटवर्क मॉडल। अब नेटवर्क मॉडल में क्या होगा? नेटवर्क मॉडल में इज बेसिकली स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकता है, एवरी वन फॉलोज एवरी वन। तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जहां पर बन रहा है इज बेसिकली क्या? नेटवर्क मॉडल। हिरार्कियल मॉडल के अंदर क्या होता है? जस्ट वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन सकता है, जैसे कि एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट ले सकता है, दिस इज बेसिकली वन टू वन। और एक कोर्स एक ही बच्चा ले सकता है, ये क्या है? वन टू वन। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है, लेकिन जिस बंदे ने कोर्स ले लिया बस खत्म। ये क्या बन जाएगा? वन टू मैनी। लेकिन एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज, और बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट के पास जा सकते हैं, ये क्या है? मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है? यहाँ पर यहाँ पर आप बेसिकली डेटा और उस पर क्या काम करना है, इन सबको एक साथ मिला देते हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट उठाओ, एक नेम आईफोन है अलग से, उसकी प्राइस कितनी है, उसका स्टॉक कितना है। देन आपने वहीं पर उसको कमांड दे दिया कि इस पर करना क्या है, तुमने इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, उसका स्टॉक अपडेट करना है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। तो ये सारे काम कहाँ पर हुए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? पहले आपके पास डेटा होता, फिर आप इसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करते। ये होती है आपके पास एक ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है? कि मैंने डेटा को उसके बिल्ट इन एक्शंस के साथ अलाइन कर दिया, ताकि मुझे बार बार काम को देखने की जरूरत ना पड़े। मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या डिस्काउंट आ रहा होगा। देन आपके पास एक चीज थी ई आर मॉडल, ई आर फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं, एंटिटीज भी होती हैं, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और रिलेशनशिप्स भी आ रहे होते हैं। एंटिटीज में क्या बातें होती हैं? एंटिटीज में आपके पास चीजें आ रही होती हैं, स्टूडेंट हो गए, कोर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके पास स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी आ रही होगी, उसका नाम आ रहा होगा, उसकी ईमेल आ रही होगी, उसकी प्राइस आ रही होगी किसी प्रोडक्ट की। ये सब किस में शुमार होता है? एट्रीब्यूट्स के अंदर। और फिर इनके दरमियान क्या बन रहा होगा? रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट किस चीज में एनरोल हो रहा है? कोर्स के अंदर एनरोल हो रहा है। एक कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कोई ऑर्डर किसी प्रोडक्ट से बिलोंग करता है, वो प्रोडक्ट किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। दिस इज बेसिकली क्या? रिलेशनशिप्स। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, स्टूडेंट हैं, कोर्स हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफाइल वगैरह है। अब जरूरी क्यों है? प्रिवेंट्स डेटा चाओस। आपके पास डेटा का बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होना आपके किसी काम का नहीं है। मैंने बताया डेटा का यूजफुल होना बहुत जरूरी है। आपके पास डेटा तो सारा है, लेकिन फैला हुआ है, तो क्या वो किसी काम का? नहीं। तो ई आर मॉडल से आपके पास ये सब चीजें अलाइन हो जाती हैं, और आप इनके ऊपर इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। आपका दोबारा काम करने का खर्चा बच जाता है, और रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाती है। मेन कैरेक्टर क्या है इस बात का? आपके पास दो तरह की एंटिटीज होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटीज और एक वीक एंटिटीज। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज क्या थी? स्ट्रॉन्ग एंटिटीज ऐसी एंटिटीज जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं। और वीक एंटिटीज कौन सी एंटिटीज? जो कि डिपेंडेंट होती है। अब वीक एंटिटीज क्या हो सकती है? वीक एंटिटीज क्या हो सकती है? आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा? बताइए, वीक एंटिटीज क्या हो सकती है? स्ट्रॉन्ग जैसे कि कोई एग्जांपल देते हैं आसान से।
क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो बेसिकली क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब जैसे कि कस्टमर, कस्टमर आईडी, स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी किसी चीज पर बिलोंग नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, वो एक यूनिक आईडी है। लेकिन अगर मैं बात करूं वीक एंटिटी की, तो वीक एंटिटी क्या है कि स्टूडेंट कस्टमर आईडी के ऊपर, स्टूडेंट आईडी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, जैसे कि उसका नाम, जैसे कि उसके एड्रेस, जैसे कि उसके डिफरेंट डेटा। तो ये सारी चीजें आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी? कस्टमर आईडी के ऊपर या कस्टमर के ऊपर। कस्टमर ने ऑर्डर क्या प्लेस किया, अब उसका ऑर्डर प्लेस करना इंडिपेंडेंट नहीं है। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एट्रीब्यूट्स क्या है आपके पास? एट्रीब्यूट्स सर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी बंदे का नाम है, किसी बंदे का, किसी की एज है, किसी की लैंग्वेज है। तो एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा हो, बयान कर रहा हो, उस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान कर रहा हो। तो आपके पास एक तो होती है सिंपल, मतलब आप उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, जैसे कि फर्स्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसको आप ना मजीद तोड़ सकते हैं ना जोड़ सकते हैं किसी और के साथ। कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं कितने तरह के होते हैं। कॉम्पोजिट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको आप तोड़ सकते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। फुल नेम है, दो हिस्सों में तोड़ दें। सिंगल वैल्यू, ऐसी चीज जो कि सिंगल वैल्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि आपकी बर्थ डेट, आपकी ईमेल एड्रेस। मल्टी वैल्यूड, एक साथ बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर। एक बंदे के दो फोन नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ड्राइव, कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर्स, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हो सकता है आपके पास कोई एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि कहीं और से ड्राइव होकर आ रहे हो। अब एज है, एज कैसे आ सकती है? मैं आज की डेट में से माइनस कर दूं अगर डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी एज क्या है। तो ये डिपेंड कर सकती है किसके ऊपर? किसी और डेटा के ऊपर। की, यूनिक आइडेंटिफायर, दैट इज प्राइमरी की। तो इस चीज का देखना ही बहुत जरूरी है। हर एंटिटी के अंदर कोई एट्रीब्यूट ऐसा भी होना चाहिए जो कि क्या होगा, की बनेगा, क्योंकि वही तो होगा जो आगे जाकर रिलेशनशिप बना रहा होगा। हमारे पास तीन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक वन टू वन, एक वन टू मैनी और एक मैनी टू मैनी का। वन टू वन के अंदर एक एंटिटी का एक एंटिटी के साथ, एक एट्रीब्यूट के एक एट्रीब्यूट के साथ। वन टू मैनी के अंदर एक एट्रीब्यूट का मुख्तलिफ एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप हो रहा होगा। मैनी टू मैनी के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशनशिप हो रहा होगा। देन हमने ईआर डायग्राम देखी थी। इस ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटीज को हम रेक्टेंगल से दिखा रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम लोग सर्कल से दिखा रहे होते हैं, और रिलेशनशिप को हम लोग डायमंड के थ्रू दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कस्टमर इज बेसिकली क्या, एक एंटिटी जिसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। प्लेस ऐसे ही है, ऑर्डर्स ऐसे ही है। अब उस ऑर्डर्स के अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। कार्डिनलिटी एंड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप रूल्स, ये क्या था? कार्डिनलिटी एंड पार्टिसिपेशन रूल्स इज बेसिकली कितने पार्टनर्स, क्या चीज, कितने पार्टनर्स। ईच पर्सन हैज एग्जैक्टली वन पासपोर्ट, ईच पर्सन बिलोंग्स टू वन पर्सन। तो एक बंदे के पास एक पासपोर्ट होगा, एक पासपोर्ट एक ही बंदे से बिलोंग कर सकता है। वन कस्टमर प्लेसेस मैनी ऑर्डर, ईच ऑर्डर बिलोंग्स टू वन कस्टमर। एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर तो प्लेस कर सकता है, लेकिन हर ऑर्डर एक ही कस्टमर के घर पे डिलीवर हो सकता है। Many to many social network, students enrolled in multiple courses have multiple students. This is basically many to many. Customer can exist without account, but every account needs a customer. तो कुछ एग्जांपल जरा आपको, भाई वन टू मैनी क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है, वन टू वन क्या हो रहा होता है। तो एक कस्टमर है जिसके पास अकाउंट नहीं है, क्या हो रहा है, हो सकता है, कस्टमर हो सकता है मेरा, नहीं हो सकता।
हो सकता है ना कस्टमर बैंक का, क्यों नहीं हो सकता भाई, मैं बैंक गया हूँ, बैंक की बात करें, बैंक का कस्टमर है और अकाउंट नहीं है उसके पास, तो बिल्कुल हो सकता है। अब इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या है? एक तो ये यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बन जाता है, ये टेक्नोलॉजी और बिजनेस के दरमियान क्या कर देता है, गैप को खत्म कर देता है। कॉम्प्लेक्सिटी बस्टर, मुश्किलात को आसान कर देता है। हॉस्पिटल सिस्टम्स एज कनेक्टेड एंटिटीज, तो मुख्तलिफ डेटा को एक साथ इंटीग्रेट कर देता है। डेटा क्वालिटी गार्जियन, आपके डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करना भी इसकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि सारे डेटा पर काम करेगा तो पहले उसको सही करेगा। मिस्टेक प्रिवेंटर, कैचेस एरर्स व्हेन चीप टू फिक्स, फिक्स ऑन पेपर वर्सेस फिक्स इन कोड, टाइम मनी एंड सैनिटी, तो ये गलतियों को भी बचा रहा होता है। अगर कहीं पर कोई गलती आ रही होगी तो ये फौरन से क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। तो ये इसकी खासियत है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर कोई बात जो समझ में आई हो, कोई सवाल? सब क्लियर है? क्लियर है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जी, जी हबीबा। एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को दोबारा देखेंगे हम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर आप लोग वैसे बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा आप क्या करेंगे, आप जस्ट अपने पास क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, और फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसमें से डेटा लेंगे, अपना काम करेंगे और उसे वापस रख देंगे, ऐसे ही कर रहे होंगे। दिस इज बेसिकली ट्रेडिशनल, जो कि ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा कि आपने डेटा तो दिया, साथ में उसका कमांड भी दे दिया। जब जब भी कोई कस्टमर आता है, वो वेबसाइट के ऊपर, अगर आप लोगों ने बैंकिंग वेबसाइट विजिट की हो, आप वहां जाकर लिखें मुझे इतने का लोन चाहिए, इतनी डाउन पेमेंट दूंगा, इतनी इंस्टॉलमेंट दूंगा, इतने टाइम के लिए चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, सब उसे बता दें। वो आपको वहीं के वहीं कैलकुलेट कर देगा क्या मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी। तो आप मुझे एक बात बताएं, डेटा उसे आपने दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या फंक्शंस परफॉर्म करने की किसने बताया उसे? बात समझ में आई? दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जिन्होंने सिस्टम बनाया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस सिस्टम के ऊपर वहीं पर डेटा के साथ उसके ऊपर क्या काम परफॉर्म करने वो भी लिख दिया। क्लियर है? और कोई सवाल? चलो, तो चैप्टर नंबर 1, 3, 4 एंड 5 आज हमने डिस्कस किया। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि कोई बात, एक पॉइंट भी समझ ना आए, पूछ सकें आप लोग। ठीक है? कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।